आज हमारे सामने रॉबर्ट ग्रीन की काफी चर्चित और हाँ कुछ हद तक विवादास्पद किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। ये वो किताब है जिसकी गूंज मतलब कॉर्पोरेट बोर्डरूम से लेकर आप देखिए सियासी गलियारों और कलाकारों की दुनिया तक सुनाई देती है। तो आज हम इन स्रोतों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद है शक्ति, प्रभाव और रणनीति के उन नियमों को समझना जिनकी बात ये स्रोत करते हैं। हम देखेंगे कि ये दस्तावेज क्या मुख्य विचार सामने रखते हैं और क्यों ये विचार इतने प्रभावशाली या फिर कुछ लोगों के लिए इतने परेशानी भरे साबित हुए हैं। चलिए इन विचारों की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं किताब के मूल विचार से। ये स्रोत बताते हैं कि किताब 48 नियमों का एक संग्रह पेश करती है, लेकिन ये सिर्फ नियम नहीं है, इन्हें शक्ति हासिल करने और बनाए रखने की कुंजी की तरह प्रस्तुत किया गया है। क्या ये सही समझ है मेरी? बिल्कुल हाँ। और जो बात इन स्रोतों में उभर कर आती है वो ये है कि इन नियमों को हवा में नहीं बनाया गया। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इनका आधार ऐतिहासिक है। मैकियावेली से लेकर संत सू तक, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से लेकर हेनरी किसिंजर जैसे रणनीतिकारों के जीवन और फैसलों का निचोड़ इसमें शामिल बताया गया है। शायद यही ऐतिहासिक जुड़ाव और असल दुनिया के किरदारों का जिक्र इसे मतलब सतही सेल्फ हेल्प गाइड से अलग खड़ा करता है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये दावा करता है कि शक्ति के खेल के नियम सदियों से कमोबेश वैसे ही रहे हैं। ये दिलचस्प है कि स्रोत इसे इतिहास की कसौटी पर कसा हुआ बताते हैं। चलिए कुछ खास नियमों पर गौर करते हैं जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में है। पहला नियम जिसका हवाला दिया गया है, कभी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। स्रोत के मुताबिक अपने सीनियर्स को असुरक्षित महसूस कराना, भले ही अनजाने में हो, अपने लिए गड्ढा खोदने जैसा है। ये तो सीधी सी बात लगती है, लेकिन क्या स्रोत इसे सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स से ज्यादा गहरा बताते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे मानवीय मनोविज्ञान और सत्ता के ढांचे से जोड़कर देखते हैं। उनके विश्लेषण के अनुसार जो व्यक्ति सत्ता में है उसे अपनी स्थिति पर नियंत्रण और श्रेष्ठता का एहसास चाहिए होता है। जब कोई अधीनस्थ ज्यादा काबिल या लोकप्रिय लगने लगता है तो ये उस नियंत्रण के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। अच्छा। इसलिए स्रोत की व्याख्या के अनुसार ये नियम अपनी काबिलियत छुपाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे पेश करने के तरीके पर ध्यान देने की बात कर रहा है, ताकि वरिष्ठ असुरक्षित महसूस ना करें। ये एक बहुत ही महीन संतुलन साधने की कला है। समझी। ये सिर्फ चापलूसी नहीं, मतलब ये एक सोची समझी रणनीति है, जैसा स्रोत बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा नियम जिसका जिक्र है, हमेशा अपने इरादे छुपा कर रखें। पारदर्शिता और खुलेपन के इस दौर में ये नियम थोड़ा अटपटा लग सकता है। स्रोत इसके पीछे क्या तर्क देते हैं? हाँ, ये बात सही है। स्रोत के मुताबिक पूरी तरह से खुला होना आपको प्रिडिक्टेबल बना देता है, मतलब जिसका अंदाजा लगाया जा सके, और जो प्रिडिक्टेबल है उस पर काबू पाना आसान होता है। इसके विपरीत जब आपके असली इरादे हके होते हैं तो आप अपने विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों को भ्रम में रख सकते हैं, उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर सकते हैं और खुद पहल अपने हाथ में रख सकते हैं। स्रोत इसे ताकत की एक निशानी मानते हैं। रहस्य बनाए रखना आपको एक कदम आगे रखता है। ये उस धारणा को चुनौती देता है कि पूरी पारदर्शिता हमेशा फायदेमंद होती है। स्रोत इशारा करते हैं कि रणनीति के खेल में जानकारी को नियंत्रित करना ही शक्ति है। ये वाकई पारंपरिक सोच से काफी अलग है। और फिर एक नियम है जिसका जिक्र है, जितना जरूरी हो उससे कम बोलें। क्या स्रोत इसे सिर्फ कम बोलने की सलाह दे रहे हैं या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ चुप्पी साधने से कहीं ज्यादा मानते हैं। उनकी व्याख्या के अनुसार जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्द ज्यादा वजनदार लगते हैं। अच्छा। आप ज्यादा रहस्यमयी और गहरी नजर आते हैं। ज्यादा बोलने से अक्सर आप कुछ ऐसा कह जाते हैं जो मूर्खतापूर्ण हो या जिससे आपके इरादे जाहिर हो जाएं। स्रोत का तर्क है कि शक्तिशाली लोग अपने शब्दों से प्रभावित करते हैं और डराते हैं, और कम बोलकर वे अपने कहे शब्दों के प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। ये आपके नियंत्रण और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। तो यहाँ असल में बात शब्दों की किफायत से प्रभाव पैदा करने की है, यानी शब्दों के जरिए एक तरह का ऑरा बनाना। दिलचस्प। अब एक नियम पर आते हैं जो सुनने में काफी कठोर लगता है और जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। स्रोत इस तरह की निर्ममता को कैसे सही ठहराते हैं? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये सुनने में कठोर लगता है, पर देखिए,
स्रोत इसे नैतिकता के चश्मे से नहीं बल्कि विशुद्ध रणनीति के दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका तर्क है कि अगर आप किसी दुश्मन को सिर्फ आधा हराते हैं या उसे दया दिखाकर छोड़ देते हैं तो वो एक तरह से जख्मी सांप की तरह होता है, जो शायद उस वक्त कमजोर लगे लेकिन भविष्य में बदला लेने के लिए और ज्यादा खतरनाक होकर लौट सकता है। अच्छा। स्रोत ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए कहते हैं कि अधूरे छोड़े गए दुश्मन अक्सर फिर से संगठित होते हैं और पहले से ज्यादा कड़वाहट के साथ हमला करते हैं। इसलिए स्रोत के अनुसार स्थायी सुरक्षा और प्रभुत्व के लिए जरूरी है कि खतरे को जड़ से ही मिटा दिया जाए। ये दीर्घकालिक सोच पर आधारित एक क्रूर सबक है, जैसा स्रोत बताते हैं। ये वाकई शक्ति की एक बेरहम तस्वीर पेश करता है। और पांचवा उदाहरण जो स्रोत सामने रखते हैं वो है हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। आज के सोशल मीडिया युग में ये शायद ज्यादा प्रासंगिक लगे, है ना? स्रोत इसके महत्व पर कैसे जोर देते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत की दलील है कि दुनिया में गुमनाम रहने से बुरा कुछ नहीं। अगर लोग आपको जानते ही नहीं, आपके बारे में बात ही नहीं करते, तो आपकी काबिलियत या आपके काम का कोई मोल नहीं रह जाता। दृश्यता शक्ति लाती है। सही। स्रोत कहते हैं कि आपको भीड़ से अलग दिखना होगा, चाहे इसके लिए आपको थोड़ा नाटकीय या विवादास्पद ही क्यों ना होना पड़े। ध्यान आकर्षित करना पहला कदम है प्रभाव बनाने की दिशा में। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि एक बार जब लोगों की नजर आप पर टिक जाती है, तब आप उनकी धारणाओं को आकार दे सकते हैं। इसलिए उनके अनुसार चुपचाप काम करने से बेहतर है चर्चा में रहना। तो इन उदाहरणों से ये तो साफ है कि ये नियम कोई सीधी साधी सलाह नहीं है, बल्कि काफी जटिल और कई बार नैतिक रूप से संदिग्ध लगने वाली रणनीतियां हैं। अब सवाल उठता है कि स्रोत के अनुसार ये किताब आखिर किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या बताया गया है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि लेखक का घोषित उद्देश्य पाठकों को शक्ति की गतिशीलता यानी पावर डायनामिक्स के बारे में शिक्षित करना है। ये दुनिया असल में कैसे चलती है, पर्दे के पीछे क्या होता है, लोग सत्ता के लिए क्या क्या करते हैं। स्रोत के अनुसार ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये दिखाती है कि इतिहास में शक्तिशाली लोगों ने क्या किया है। इसे एक तरह से शक्ति के खेल की नियम पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका इस्तेमाल आप या तो खुद खेलने के लिए कर सकते हैं या कम से कम दूसरों के खेल को समझने और अपना बचाव करने के लिए। लेकिन इसी वजह से इस पे विवाद भी है। जैसा कि स्रोत जिक्र करते हैं, कई लोग इसे जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेशन सिखाने वाली अनैतिक और समाज विरोधी किताब मानते हैं। स्रोत इस आलोचना के बारे में क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत इस आलोचना को स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि ये आम है। उनका कहना है कि आलोचक मानते हैं कि ये किताब लोगों को स्वार्थी, क्रूर और धोखेबाज बनने के लिए उकसाती है। ये डर है कि लोग इन नियमों का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि कुछ जेलों में इस किताब पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, जो इसकी कथित खतरनाक प्रकृति की ओर इशारा करता है। तो एक तरफ ये दावा है कि ये शक्ति की हकीकत दिखाती है, दूसरी तरफ ये डर कि ये अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। स्रोत लेखक के पक्ष को कैसे प्रस्तुत करते हैं इस मामले में? स्रोत लेखक के इस तर्क को सामने रखते हैं कि शक्ति अपने आप में नैतिक या अनैतिक नहीं होती, वो एक औजार है, एक टूल है। उसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है। लेखक का दावा, जैसा स्रोत बताते हैं, ये है कि इन नियमों को नजरअंदाज करना भोलापन है। अच्छा। दुनिया में लोग इन रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें। इसलिए उन्हें समझना जरूरी है, ताकि आप या तो उनका मुकाबला कर सकें या फिर खुद उनका इस्तेमाल बुद्धिमानी से कर सकें। स्रोत इसे इस तरह पेश करते हैं कि ये किताब आपको शक्ति की अंधेरी सच्चाई से रूबरू कराती है, जिससे आप अनजान बने रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या शक्ति की वास्तविकताओं को जानना हमें अनैतिक बना देता है या ये हमें ज्यादा जागरूक और सक्षम बनाता है? स्रोत हमें इस दुविधा पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है। तो फिर इन दस्तावेजों के अनुसार ये किताब मुख्य रूप से किन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी मानी गई है? स्रोत खास तौर पर उन लोगों का जिक्र करते हैं जो नेतृत्व की भूमिका में हैं या वहां पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव, राजनेता या किसी भी क्षेत्र के महत्वाकांक्षी पेशेवर। साथ ही स्रोत बताते हैं कि ये उन लोगों के लिए भी बहुत रुचिकर हो सकती है जो मानव व्यवहार, मनोविज्ञान, इतिहास और रणनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। स्रोत इसे इन क्षेत्रों के छात्रों या शोधकर्ताओं के लिए एक अनमोल खजाना जैसा बताते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटनाओं और मानवीय प्रेरणाओं के बीच के जटिल संबंधों को समझने में मदद करती है। यानी ये सिर्फ
सत्ता चाहने वालों के लिए नहीं बल्कि उसे समझने वालों के लिए भी है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसी नजरिए पर जोर देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि अगर इसे सिर्फ सफलता के शॉर्टकट की तरह ना देखकर मानवीय अंतःक्रियाओं और सामाजिक संरचनाओं को समझने के एक लेंस की तरह देखा जाए तो इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यह आपको लोगों के व्यवहार के पीछे छिपी मंशाओं को पहचानने में मदद कर सकता है या ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे की रणनीतियों को उजागर कर सकता है। नजरिया ही सब कुछ है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो शक्ति हासिल करने और बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल की गई रणनीतियों का एक विवादास्पद संग्रह प्रस्तुत करती है। स्रोत हमें बताते हैं कि ये नियम अक्सर ठंडे, गणनात्मक और कभी-कभी नैतिक रूप से संदिग्ध लग सकते हैं। सही कहा। स्रोत इसे एक आईने की तरह दिखाते हैं जो शक्ति के खेल की शायद असुविधाजनक लेकिन उनके अनुसार सच्ची तस्वीर पेश करता है। वे पाठक को चुनौती देते हैं कि वे इन नियमों को जानें, समझें और फिर खुद तय करें कि वे इन्हें कैसे देखते हैं और क्या वे इनका इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये सीधे सीधे अपनाने के लिए निर्देश पुस्तिका नहीं बल्कि सोचने और विश्लेषण करने के लिए एक सामग्री है। तो आज हमने द 48 लॉज ऑफ पावर पर आधारित इन स्रोतों से इसके मूल विचार, कुछ प्रमुख नियमों के विश्लेषण, इसके कथित उद्देश्य और विवाद और इसके संभावित पाठक वर्ग को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि स्रोत इसे कैसे प्रस्तुत करते हैं, एक ऐतिहासिक और रणनीतिक दस्तावेज के रूप में। हाँ, और ये चर्चा हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। स्रोत इन नियमों को बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक संदर्भों में रखते हैं जो राजाओं, दरबारियों और सेनापतियों की दुनिया से लिए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब यही रणनीतियां, इरादे छुपाना, दुश्मनों को कुचलना, हर कीमत पर ध्यान खींचना, आज के आधुनिक कॉरपोरेट जगत, लोकतांत्रिक राजनीति या यहाँ तक कि हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में इस्तेमाल होती हैं, तो उनका स्वरूप और परिणाम क्या होता है? क्या वे आज भी उतनी ही प्रभावी हैं? और अगर हैं, तो उनकी नैतिक और सामाजिक कीमत क्या है? स्रोत हमें इन नियमों की कालातीत प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए उकसाते हैं।